नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति के एक ऐसे जाने पहचाने चेहरे से जिसके नाम और जिसके काम पर किसी को कोई सवाल नहीं है। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में कोई भी शख्स उन्हें नजरअंदाज कभी नहीं कर सकता। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट है, हम सबसे शपथ दिलवाते हैं, हम भी शपथ लेते हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। तो आप इस कार्यक्रम में, मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन मैं शासन में आया, जीवन में पहली बार शपथ लेने का सौभाग्य मिला और परमात्मा के शपथ, संविधान के शपथ लिए हैं और तब से हर काम सच्चाई से करने के शपथ लेकर ही शुरू करता हूं। तो आज का काम भी शपथ लेकर के करने में मुझे आनंद आता है। ठीक है, बहुत अच्छा। मोदी जी, सबसे बड़ी बात जो गुजरात के लिए हुई है, 7 साल आपने मुख्यमंत्री पद पे पूरे किए, 7 तारीख का ही दिन था और 7 तारीख को ही एक गुजरात को तोहफा मिला नैनो के रूप में। क्या था कि मतलब रतन टाटा को लेफ्ट से लेकर राइट में आना, तो ये ट्रांजिशन कैसे कराया आपने? उसमें तो मुझे समझ नहीं है कि कोई मेरा उसमें कोई रोल है, लेकिन गुजरात इन दिनों पूंजी निवेश के लिए एक डेस्टिनेशन बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसका मूल कारण है गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एज अ टीम। यहां मुख्यमंत्री हो, ब्यूरोक्रेट हो, सारे लोग एक टीम बनकर के काम करते हैं। ये जब कोई भी बात आती है तो किसी को भी इन्फ्लुएंस करती है। और दूसरी सबसे बड़ा फायदा, कोई भी इन्वेस्टर होता है उसको पॉलिसी में क्लैरिटी चाहिए, उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। गुजरात इज स्टेट जहां पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, हमारी हर चीज की नीतियां हैं और उसके कारण ग्रे एरिया नहीं है। वो निर्णय कर सकते हाँ यहां जाएंगे तो ये होगा, यहां जाएंगे तो नहीं होगा। और मेरा सपना है कि दुनिया की स्मॉलेस्ट कार फास्टेस्ट पीरियड में वो प्रोजेक्ट कैसे बने, उस सपने को लेकर के हमारी सरकार अब काम में लगी। नरेंद्र भाई, एक बहुत दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रतन टाटा का। उन्होंने बताया था पॉलिटिक्स के बैड एम और गुड एम में कितना अंतर है। एक उन्होंने ममता जी की बात कही थी, एक उन्होंने मोदी जी की बात कही थी। क्या आपको लगता है कि नैनो और विकास के जिस ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, उससे जो पॉलिटिक्स में आपको लोग एक पर्टिकुलर विचारधारा से जोड़ के, मोदित्व से जोड़ के, हिंदुत्व से जोड़ के, रॉइट से जोड़ के आपकी छवि पूरे देश में पेश की जाती है, आपको लगता है इससे विराम लगेगा उस पर? जो लोग करते हैं वो एक छोटी टोली है और उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसलिए यहां नैनो आए या पूरा नासा का यूनिट यहां लग जाए, पूरे ग्लोबल वार्मिंग की लड़ाई का हेडक्वार्टर यहां बन जाए, दुनिया की फाइनेंशियल एक्टिविटी का हेडक्वार्टर यहां बन जाए, तो भी उनकी रोजी रोटी के लिए उनको मोदी को गाली देनी ही पड़ेगी। तो वो जो मित्र लोग कर रहे हैं वो तो यही करेंगे और करते रहेंगे। उससे आपको फर्क नहीं पड़ता? उससे आपको नहीं लगता आपकी पैन नेशनल जो है उसको वो टेंट होती है? देखिए, उससे मेरा नुकसान फायदा ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर मुझे मेरे गुजरात के लिए अपने आप को समय देना है तो मैं इन चीजों पर अपना मन लगाता नहीं हूं। अब मैं समय लगा करके क्या करूंगा? उसके बजाय चलो भाई, लोकतंत्र है, वो अपना अधिकार का मजा लेते हैं। और दूसरा, मुझे लगता है कि उसके कभी कभी कहीं अवार्ड मिल जाते हैं उनको, भारत सरकार भी कोई कोई अवार्ड दे देती है ऐसे लोगों को, तो अच्छा है, उनका बेचारों का काम चलता है, तो मैं उनके भी काम आया और जो अच्छा करता उनके भी काम आ गया। नानावटी रिपोर्ट की बात करें, उसके लिए कहा जा रहा है स्टेट ने मैनेज करी पूरी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट वही कहती है जो बीजेपी कहती आई है या राज्य सरकार का जो उस वक्त एफआईआर हुई थी उसका वर्जन है। पहली बात यह है कि मान लीजिए हमारे विरोधी जो कहते हैं उनके अनुकूल रिपोर्ट आती है, तो इसका अर्थ ये होगा कि विरोधियों ने जो कहा वो रिपोर्ट बनी, ऐसा अर्थ होगा क्या? तो ये तो तर्क नहीं है। हम सत्य बोलते थे, लेकिन हम सत्य बोलते थे, उसको स्वीकार न कोई करे वो तो मैं मानता हूं कि चलो हम लोग सरकार में हम बोलते हैं, लेकिन कमीशन जो हम नहीं है, और ये कमीशन हमने नहीं बनाया है, राज्य सरकार ने संविधान के तहत कमीशन की घोषणा की, हम जांच करवाएंगे। उसके बाद मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम चाहते एक सिटिंग जज इसका जांच करे। मैं उस वक्त स्टेटस देना चाहता था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा भी हम सिटिंग जज को स्पेयर नहीं कर सकते, हम आपको रिटायर्ड जज देंगे। मैंने कहा ठीक भी, आप नाम तय कर दो। और दोनों जज उसके नामों का सिलेक्शन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किया है, गुजरात की हाई कोर्ट ने किया है। हमें जो एक एक नाम दिया गया वो एक नाम हाई कोर्ट से, एक नाम से सुप्रीम कोर्ट से, 2 का कमीशन बना। उस कमीशन ने 6 साल तक काम किया है। मसलन बात की जाए, एक रेलवे ने भी इंक्वायरी बिठा दी कि एक जस्टिस यूसी बनर्जी की, वो बिल्कुल उल्टी बात कहती है। वो कहती है कि ये साबरमती एक्सप्रेस में आग एक्सीडेंटल लगी, अंदर से लगी, क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो खाना वगैरह पका रहे थे। वे कमीशन रेल मंत्री की योजना से बना। रेल मंत्री को हम जानते हैं कौन है, क्या सोचते हैं। लालू यादव जी। हाँ, लालू यादव जी, श्रीमान लालू यादव जी उनके माध्यम से बना, वो भी रातों रात बना। और पहले कमेटी कहा, फिर कमीशन कहा, फिर कमेटी कहा, लेकिन उन्होंने बनाया कौन? जज उन्होंने पसंद किया। मेरे कमीशन के पीछे मुझे जितना खर्चा हुआ है 6 साल में, उससे अनेक गुना खर्चा वहां पर 1.5 साल में कर दिया गया है। इतने सारे रुपए क्यों खर्च किए गए, इतना सारा पर्स क्यों दिया गया, सवाल उठता है। दूसरी बात है, बिहार के चुनाव के पहले उसका जजमेंट है, और पहली बार हुआ कि कोई कमेटी का चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रिपोर्ट दे रहा है। उनका काम था सरकार को दे, सरकार पार्लियामेंट में जाए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी कमेटी है जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट तक ने स्टे लगाया हुआ है। ऐसी कमेटी को चर्चा में भी लेने योग्य रहती है क्या? प्योरली पॉलिटिकल प्रोसेस। और वो क्यों? सिर्फ गोधरा के गुनहगारों को बचाने का जो दिल्ली के द्वारा प्रयास चल रहा है उसी का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, और भी एक प्रयास किया दिल्ली ने गोधरा के गुनहगारों को बचाने के लिए। उन्होंने पोटा के अंदर से इस केस को बाहर निकाला, पोटा के कानून से। पोटा रिव्यू कमेटी बदल दी और नवी रिव्यू कमेटी बनाई, और उसके माध्यम से उनको पोटा से बाहर निकाल करके, यानी गुनहगारों को बचाने के लिए जो काम अफजल गुरु के लिए हो रहा है वही काम गोधरा के गुनहगारों के लिए हो रहा है। तो ये तौर तरीके सरकार में बैठे हुए लोगों के माध्यम से होते हैं, तब जाकर के देश के लिए आशंका पैदा होती है। हाल ही में कोंडलीसा राइस एल.के. आडवाणी जी से मिली थी। आप यूएस का वीजा मांगते नहीं, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि हमने नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देंगे, या देंगे तो देखेंगे, हमारे यहाँ फिर से प्रोसेस होगा। क्या वाकई में आप यूएस जाने का सोच रहे हैं? और आपको आडवाणी जी का जो इंटरवेंशन था कोंडलीसा राइस के साथ, की एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जो आप अपने आप को बड़ी डेमोक्रेसी कहती है अमेरिका, वीजा नहीं दे रहे, ये गलत है? देखिए, आडवाणी जी ने जो मुद्दा उठाया था वो वीजा देना या न देना वो नहीं था। आडवाणी जी का मुद्दा ये है कि भाई वीजा कोई आदमी मांगता नहीं है, फिर भी आप बयानबाजी बन करके अपने यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में उपयोग क्यों कर रहे हो? और मैं भी हैरान हूं, क्या मोदी ऐसी बड़ी हस्ती हो गई है कि अमेरिका के अगले चुनाव के लिए उनको काम आ रहा है? बल्कि सरप्राइज है। कभी कभी मुझे लगता है शायद जैसे हिंदुस्तान में कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती है मेरे कारण, शायद अमेरिका में भी एक छोटी टोली बन गई है जिनकी रोजी रोटी हो सकता है मेरे कारण चलती हो, मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे लिए तो ये आभार की मुद्दा है। मैं अमेरिका का आभारी हूं, कोई ऐसा ही करते रहे, जीवन भर ऐसा करते रहे। लेकिन मैंने 2005 में कहा था कि अमेरिका ने मेरे साथ क्या किया उससे साथ मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगा खड़ी रह जाए, ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। चलिए आगे उसके बारे में बात करेंगे। क्या वाकई ऐसा हिंदुस्तान आज के राजनीतिक माहौल में संभव है? और ये तभी संभव हो सकता है नरेंद्र भाई जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, एक स्टेट के नेता के रूप में अगर आप ये करना चाहें तो गुजरात के लिए तो लाइन वैसे ही लगी रहती है, मुझे लगता है देश की लगेगी तो हम राष्ट्रीय राजनीति पर भी बात करेंगे।